नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। देश में बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हैं, 6 नवंबर 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसको लेकर के कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों ने जोश हाई है और सभी एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। सभी एक के बाद करके वहां पर जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के लिए जिस टीम का वो हिस्सा है, चाहे महागठबंधन का हो या फिर एनडीए का, उसके लिए जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंच करके उन्होंने खेसारी लाल यादव के लिए जनसभा को संबोधित किया। उनके भी तमाम जनसभाएं लगी हुई हैं बिहार में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री की धुआंधार रैलियां हैं वहां पर, जो वहां पर पहुंच करके वो बिहार की जनता से बीजेपी के लिए वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जब वो बिहार पहुंचे तो उन्होंने एक अपने भाषण में, अपने संबोधन में कहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू, अप्पू और टीम जो ये घूम रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तीन बंदर है। तो बड़ा हमला बोला है इन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरजेडी पर। तो किस तरीके से लगातार अपने बयानों की वजह से जाने जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और लगातार उनकी डिमांड काफी हद तक होती जा रही है। और अभी जो उनका बयान आया है इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने तीनों बड़े नेताओं पर, चाहे वो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो या फिर समाजवादी पार्टी के जो नेता है, प्रमुख है अखिलेश यादव, उन तीनों का नाम लेकर के तंज कसा है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में उन्होंने तंज कसा है इन लोगों पर कि कहीं ना कहीं तीन जो बंदर हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर घूम रहे हो। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो नारा था, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, इस बात को भी वो वहां पर दोहराते हुए नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं बिहार में चुनाव है और इसी चुनाव को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल है वो लगातार इस सफर में आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और धुआंधार रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की भी बिहार में लग रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात करते हैं, कल देश की बेटियों ने इतिहास रच दिया। 52 साल पुराने टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया। और इस पूरी जीत की जो सबसे बड़े जो प्लेयर निकल करके सामने आई है, उत्तर प्रदेश की आगरा से दीप्ति शर्मा है, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और सबसे बड़ी बात है, ये प्रदर्शन विश्व में जाना जाएगा, क्योंकि ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। तो उन्होंने 22 विकेट लिए हैं और 215 रन भी बनाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व की पहली महिला क्रिकेटर भी बन गई जो इस तरीके से जिसने प्रदर्शन किया हो। तो कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा, जो कि आगरा की बेटी है, उन्होंने ना सिर्फ आगरा का नाम रोशन किया है, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। इसीलिए उनके माँ बाप ने भी बोला है कि बेटी ने मैच नहीं जीता बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है। क्या कुछ कहा है आगरा की दीप्ति शर्मा के पिता ने, आपको सुनाते हैं। वर्ल्ड कप जीत गया। क्या कह रहे हो? टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें हमें खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है, पूरे देश में खुशियों का माहौल होगा और दीप्ति आएगी तो उसका सम्मान होगा पूरे आगरा में। और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया दीप्ति का आज। उसने मैच ऐसा लग रहा था हमें कि हारते हारते बचा लिया और उसका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। आप सुन रहे थे दीप्ति शर्मा के पिता। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पिता के लिए, किसी भी माँ के लिए बड़ी गर्व की बात है कि उसकी बेटी का नाम इस तरीके से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, वो भी वुमेन्स वर्ल्ड टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, वो शायद यादगार है। और सबसे बड़ी बात है, पहली बार विश्व विजेता बनी है। 52 साल पुराना ये टूर्नामेंट है, लेकिन 52 रनों से साउथ अफ्रीका को हरा करके कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे बड़ी बात है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और जब ये मैच चल रहा था तो केंद्रीय मंत्री और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल भी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने पिता के साथ कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन किया। और जिस तरीके से उन्होंने बताया और बोला कि अब कल से दुकानों में बैट दिखेंगे। और कहीं ना कहीं जो भारत की बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्होंने जिस तरीके काम किया है, लड़कों से भी कुछ अलग अंदाज में बोला जाएगा कि देखो वो लड़कियां कर रही हैं। तो तमाम ऐसी बातें अब निकल करके आ रही हैं और पूरे देश में जश्न मनाया गया। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भी हाथों में तिरंगा लेकर के जो क्रिकेटर्स, जो क्रिकेट प्रेमी थे, वो लगातार यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आए। तो एक अलग ही रंग था। और सबसे बड़ी बात है कि जब टीम इंडिया जीत करके आएंगे, और सबसे बड़ी बात उनके पिता ने भी बोला है, केंद्रीय मंत्री ने भी बोला है कि जब आगरा आएंगी दीप्ति शर्मा तो उनके लिए भव्य स्वागत होगा। तो कहीं ना कहीं जो जीत का जो रंग है वो आने वाले समय में पूरे देश में देखा जा सकता है, जब टीम इंडिया ट्रॉफी के साथ कहीं ना कहीं एक मार्च निकलेगा और लोग खुशी का इजहार करते हुए नजर आएंगे। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी। हमारे सबसे पहले हमारे साथ इंद्रजीत गए। इंद्रजीत, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, देखिए मैंने अक्सर कहता हूँ और फिर एक तस्वीर है मेरे पास, मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा। और ये तस्वीर बड़ी भयावह तस्वीर है, लेकिन है कुछ और
दर्शाया कुछ और जा रहा था। तो मैं चाहूंगा पहले आप एक तस्वीर देखो, एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिराज उसमें भाई थे, प्लीज। एक ट्विटर पर एक फिल्म की शूटिंग का एक दृश्य वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कांस्टेबल है और वो उसको गोली लगती है और उस गोली से वो महिला कांस्टेबल गिर जाती है। वो पूरे दृश्य देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि फिल्म की है, बिल्कुल ड्रामेटिक सीन है। और इसको कुछ लोगों ने भ्रामक रूप से रायबरेली में एक महिला कांस्टेबल को गोली लगे जाने का दृश्य बताकर किया है, जो बिल्कुल हास्यास्पद है और किसी शरारती तत्व का कार्य है। और इसको जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहाँ से ये मेन वीडियो जारी हुआ है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी नियमानुसार, जो आईटी एक्ट की कार्रवाई है। इसके अतिरिक्त और भी अपील करना चाहता हूँ रायबरेली पुलिस की तरफ से कि किसी भी तरह की भ्रामक और इस तरह की चीज़ों को लेकर के यदि आप ट्वीट करते हैं या सोशल मीडिया पर प्रसारित करते हैं तो ये बड़ा ही हास्यास्पद रहता है। ट्वीट करने वाले भी एक मजाक का विषय बनता है। तो कृपया इस तरह की चीज़ें ना दें ताकि पुलिस को आकर के आपको इस तरह की चीज़ें बतानी पड़ रही हो। कृपया आपसे अनुरोध है जो ट्वीट करते हैं कि इस तरह की जो फिल्म की शूटिंग और वीडियो इस तरह की चीज़ों को सच्ची घटना से जोड़ करके कृपया ये कम से कम ये हास्यास्पद कार्रवाई ना करें। धन्यवाद। अगर पूरा मामला अगर बात करें तो कल सोशल मीडिया पर रायबरेली में तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जो कि वीडियो हमारे यहाँ कंटेंट की वजह से नहीं प्ले हुआ। अब मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि एक महिला एसआई जो है डबल स्टार दिख रहा है, जो वीडियो में फीमेल को कोई एक गोली लगती है और गोली एक उसके चेस्ट पे लगती है, दूसरी उसके जो है अगर बात करें तो पेट में लगती है। तो पेट की दोनों गोली लगते ही महिला जो है गिर पड़ती है और गिरने के साथ अफरा तफरी मस्ती चारों तरफ। लेकिन वो जो वीडियो है वो वीडियो निश्चित तौर पर जो है साफ देखने से लग रहा है कि वो एक किसी फिल्म या किसी सीरियल का शूटिंग का वीडियो है और उस पर जो है रायबरेली पुलिस को टैग करके, उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करके बाकायदे ठीक ठाक फॉलोअर वाले ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट किया गया और रायबरेली पुलिस की निंदा की गई। तो ये जब वीडियो वायरल हुआ चारों तरफ हड़कंप मचा और IBC 24 के पास ये आया, लेकिन IBC 24 ने सबसे पहले ऐसे वीडियो या ऐसे किसी भी वीडियो को लेकर के IBC 24 विदाउट कंफर्मेशन कोई भी खबरें अपने यहाँ तत्वा जो गलत है उनको वेरीफाई किए, हम उसको नहीं अपने यहाँ दिखाते। तो हमारे यहाँ भी जब ये खबरें आई और जब एडिशनल संजीव कुमार सिन्हा रविवार का दिन था जब इनसे बात हुई बाई फोन IBC 24 की, तो इन्होंने बताया कि ये जो वीडियो है ये किसी सीरियल का है और ये देखने से साफ दिख रहा है। तो जिसने भी ये पद तरीके से ट्वीट किया, क्योंकि हंसने वाली बात है कि ट्वीट करके और संज्ञान लेकर यूपी पुलिस और रायबरेली पुलिस को टैग करके किया गया है। इसकी खोजबीन भी जारी, IT सेल के तहत IT एक्ट के तहत इनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। अभी जांच में तथ्य निकल के सामने आएंगे उसमें एडिशनल संजीव कुमार सिन्हा ने कहा ऐसे लोगों से, भ्रामक खबरों से लोग बचे और ऐसी अफवाह न फैलाए कि एक वर्दीधारी महिला, क्योंकि ये बड़ा सवाल था। और जैसे कि अभी बिहार चुनाव में लेकर कानून जंगल राज को लेकर के वहां पे यादव की देखिए हत्या हो गई, उसमें अनंत सिंह जेल भी चले गए। तो वो चाहे किसी भी सरकार के लिए हो, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, तो ऐसी खबरें ही भ्रामक खबरें चारों तरफ फैलती हैं जब, तो जनता में भी एक भय का माहौल होता है और कहीं ना कहीं डर भी बना रहता है और कानून से पड़ते विश्वास उठ जाता है जब कानून के रखवाले ही ऐसे मारे जा रहे हैं। तो ये खैर जो खबर थी वो सरासर निराधार गलत थी और इसको कंफर्मेशन किया गया और देखने से भी साफ लग रहा है कि ये गलत खबरें फैलाई जा रही है। अब ये कौन फैला रहा है कौन नहीं है, रायबरेली पुलिस जांच कर रही है और उस पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने। जी अखंड, सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर की एक इस तरीके से भ्रामक वीडियो फैलाया जाता है और पुलिस को लेकर के, देखिए भ्रामक वीडियो की तो भरमार सी है। अगर आप सोशल मीडिया पर रील कंटेंट देखेंगे जा रहे हैं, कार्रवाई की जाती है। भरमार है और खराब कंटेंट। सबसे बड़ी बात है आज AI जनरेटिव वीडियोस बन रहे हैं और एकदम सही है। इसको Akash, I can't hear you because your voice has been break, तो वो ब्रेक कर करके आ रहा है।
तो इंद्रवीर ब्रेक हो रही है, अभी ब्रेक हो रही है जी, आ रही है, अभी भी ब्रेक हो रही है। अब आ रही है, अब आ रही है जी। इंद्रवीर सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में जिस तरीके से भ्रामक वीडियोस की भरमार है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत का सामना है। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, बहुत बड़ी तादाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक वीडियो चल रहे हैं। किसी के भी वीडियो बनाए जा रहे हैं। आपने रायबरेली की खबर बताई, हम यहाँ लखनऊ की खबर बता रहे हैं, और बड़ी तेजी से बड़े बड़े न्यूज चैनल से उस प्लेटफॉर्म पर अपने जगह पर डाल दिया था कि राजधानी लखनऊ की में दिन में तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है घर के बाहर। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में लोग क्रॉस चेक भी नहीं करना उचित समझते हैं और उस खबर को प्ले कर देते हैं, खबर को चला देते हैं। लेकिन सबसे जरूरत है कि आज एआई के जमाने में जब इस तरीके से भ्रामक वीडियोस और रील्स की भरमार है, तो कम से कम किसी भी खबर को आने से पहले उसको चेक किया जाए, उसको ट्विटर पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको जगह ना दी जाए। आपको पता होगा कि जब ये खबर राजधानी लखनऊ की आई कि तेंदुआ सड़कों पर है, रजनीखंड इलाके में है, तो लोगों ने बिल्कुल उसको तुरंत बिल्कुल आगे बढ़ाना शुरू कर दिया बिना क्रॉस चेक किए कि क्या सच में ऐसा है। लेकिन जब कई घंटों के बाद जब अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जिस इलाके में वो शेर बकायदा घर के नंबर, उसके मकान नंबर भी लिखा हुआ था, तो लोगों ने ये भी जहमत नहीं उठाई कि वहां जाकर पता तो कर ले कम से कम किस जगह पर तेंदुआ आया था या नहीं आया था, या उस घर में अगर सीसीटीवी नहीं है तो अगल बगल के छान लेते। लेकिन लोगोई ने बिल्कुल भी जहमत नहीं उठाया और तुरंत उस खबर को प्लेटफॉर्म पर लगा दिया। तो इस तरीके के भ्रामक वीडियोस लगातार जो फैलाए जा रहे हैं, कंटेंट क्रिएट किए जा रहे हैं, इनको लेकर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है कि ऐसी वीडियोस की लगातार भरमार है, तो कम से कम इसके सोर्सेस को पता लगा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ा टास्क है पुलिस के लिए। लेकिन बड़ी कार्रवाई की जरूरत है इंद्रवीर। रायबरेली पुलिस पूरे मामले बिल्कुल। में क्या कर रही है ये भी जानना जरूरी होगा। देखिए, अगर जैसे मैंने बताया कि संजीव कुमार सिन्हा एडिशनल एसपी से जब IBC 24 की बात हुई तो उन्होंने क्लियरली बोला कि इस पे जो है जांच की जा रही है, और जो भी तत्वों ने ये ट्वीट किया है, रायबरेली पुलिस को ही नहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने की कोशिश करी है। जिस तरीके से ये जिनकी जो वीडियो है SI महिला दरोगा को गोली मारते दिख रहा है, ये एक सीरियल का शूटिंग का वीडियो है, और इस तरीके से किसी भी तरीके की भ्रामक खबरों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और आने वाले समय में कठिन कार्रवाई की जाएगी। तो अभी फिलहाल जांच की जा रही है वीडियो की, IT सेल के तहत उन्होंने बताया मुकदमा भी पंजीकृत होगा। अभी तो अज्ञात के खिलाफ उस पर बात चल रही है, लेकिन इस पे अगर अभी साइबर सेल और अपनी तमाम जो टीमें होती हैं सर्विलांस, इसकी सबकी जांच करने के बाद एग्जैक्टली संजीव कुमार सिन्हा ने कहा है कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी आकाश। बिल्कुल इंद्रवीर, करनी भी चाहिए क्योंकि ऐसे वीडियोस कहीं ना कहीं समाज में और विद्वेष फैलाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट होती हैं ऐसे वीडियो से। तो ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई की जरूरत है। जब एक दो चार लोगों पर कार्रवाई होगी तो शायद इस तरीके की चीजों पर शायद कुछ रुकावट आए। कुछ लोग जो इस तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रुक जाए खुद और इस तरीके के भ्रामक वीडियोस बना करके सर्कुलेट करने से बचे। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र शुक्रिया। बस्ती से जुड़ गया हमारे साथ। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? हाँ बिल्कुल अखिल, जिस तरीके से देखा गया कि पूरे देश में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती में भी जो जयंती मनाई गई है, बीजेपी के जो हरैया के विधायक है अजय सिंह, उनके द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की हर जगह पे उनके जो होर्डिंग्स लगाए गए थे, पोस्टर्स लगाए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अगर ये होता है कि जो पोस्टर और बैनर जो लगाए गए थे उसमें से साफ तौर पर एक वीडियो साफ वायरल हो रहा है, और स्वयं जो है अजय सिंह ने भी वो अपने जो है सोशल मीडिया हैंडल से भी उसको टैग भी किया हुआ है, क्योंकि सरदार क्या हुआ? इमरान हमारे साथ बिजनौर से जुड़े हुए हैं। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, ये देर रात का मामला है। बिजनौर के तहसील नगीना क्षेत्र में एक शादी समारोह में चिकन फ्राई को लेकर के बारातियों और घरातियों में इस कदर बात आगे बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जो है लाठी डंडे और राइफलें निकल आई। तभी जो वहां के जिम्मेदार लोग थे उन्होंने कोशिश की कि ये जो है लड़ाई आगे ना बढ़े, लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी कि चिकन फ्राई को लेकर के जो एक पक्ष के लोग थे, लड़की पक्ष के लोगों के ऊपर जो है लगभग 15 से 20 लोग जो है घायल हो गए। उन्हें आनंद फानंद में आसपास के जो निजी अस्पताल थे वहां ले जाया गया, और जो नगीना पुलिस है उसको सूचना दी गई।
वहीं नगीना पुलिस ने जाकर के वहां पर पूरी सिचुएशन को जो है देखा और संभाला, और उसके बाद जो है जो वहां की वीडियो लेकर के वीडियो को जो है वीडियो में देख करके उन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग जो शरारती लोग थे वो मौके से फरार हो गए। लेकिन लड़के पक्ष के कुछ लोगों को पुलिस अपने साथ थाने ले आई। बाद में जो है पुलिस की मौजूदगी में उस लड़की का जो है निकाह हुआ, और उसके बाद जो है सुबह होते होते जो है वो लोग जो थाने ले गई थी पुलिस, उनको जमानत की बात करने लगे। लेकिन अभी भी पुलिस ने जो है उन लोगों को अपनी हिरासत में ले रखा है, और जिन लोगों के हाथों में लाठी डंडे और हथियार नजर आ रहे थे उन लोगों को जो है वहां थाने लाने की बात कह रही है। जी इमरान, देखिए सबसे बड़ी बात है घराती बाराती को लेकर के पूरा मामला है, और खाने को लेकर के अक्सर इस तरीके के वीडियोस आते हैं और कई बार बवाल की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और किसी किसी की तो स्थितियां ऐसी हो जाती है कि वहां पर बहुत बड़ी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि किसी की जिंदगी और मौत का सबब बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो ये लोग हैं, क्या कोई अराजक तत्व थे, गाँव के लोग थे, घराती बाराती में कुछ ऐसे अराजक तत्व तो कभी ना कभी इस तरीके के माहौल में का फायदा उठा करके वहां पर इस तरीके की अराजकता करने का काम करते हैं। पुलिस ने किन लोगों को गिरफ्तार किया है? क्या बिल्कुल। घराती के घर के क्लोज रिलेटिव्स हैं, बाराती के कुछ घर के क्लोज रिलेटिव्स हैं, या फिर गांव वाले हैं? कौन है वो लोग? बिल्कुल अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही पक्ष के दो दो तीन तीन लोग हैं दोनों पक्ष के, और जिनको पुलिस रात जो है अपने साथ थाने ले आई थी, और उसके बाद पुलिस के कुछ पुलिसकर्मी जो है वहां पर मेरी झोल में रुक गए थे, और उनके जो है उन्हें उनकी मौजूदगी में जो है उस लड़की का जिसकी शादी थी उसका निकाह संपन्न कराया गया। और क्योंकि लड़के पक्ष के लोग जो थे वो निकाह करने से बच रहे थे कि हम लोग ये हमारी बेइज्जती हो गई है, हम लोग निकाह नहीं करेंगे, खाने को लेकर के हमारी बेइज्जती कराई गई है, चिकन फ्राई को लेकर के बेइज्जती कराई गई है, उससे जो है वो लोग जो है शादी करने से इनकार कर रहे थे। लेकिन पुलिस की जब मौजूदगी हुई और पुलिस की मौजूदगी में पूरा मामला पुलिस के सामने रखा गया, तो पुलिस ने उस लड़की का जो कि अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर बैठी थी उसकी शादी संपन्न कराई गई। और उसके बाद जो है फिर भी इतने पर भी दोनों पक्ष के लोगों को जो है जो लड़के पक्ष है वो कहने लगे कि हम जो हमारे पक्ष के लोगों को पुलिस ले गई है उनको छुटा कर लाया जाए। लेकिन लड़की के पिता और भाइयों ने जो है साफ तौर से कहा कि पहले शादी विदागी होगी, उसके बाद जो है वो लोग भी छुट के आ जाएंगे। अब जो है लड़की पक्ष के लोग थाने में है और उन लोगों के जमानत के लिए कह रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लोगों का 151 और 716 की धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, ये बड़ी देखिए बहुत बड़ी बात होती है, किसी घर में बारात आ रही होती है, उस लड़की के पिता तमाम इंतजाम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है चाहे वो दहेज लोभी हो, चाहे अपने मान सम्मान, झूठे मान सम्मान के लिए किसी लड़की के पिता को इस तरीके से अपमानित करना। जो बारात पहुंचती है उसके पिता ने किस तरीके की व्यवस्था कर रखी है, कहाँ से कर रखी होती है, तो उसका दिल जानता है। कोई थार गाड़ी के लिए बारात लेकर के नहीं जाता है, कोई कैश के लिए लेकर के नहीं जाता है, कोई मोटरसाइकिल के लिए लेकर नहीं जाता है, और यहाँ पर इस तरीके से चिकन फ्राई के लिए पूरी की पूरी बारात, या यूं कहें कि शादी से ही इनकार करने का मन बना लिया जिन लोगों ने, उनको ये समझ में नहीं आया कि उनका मान सम्मान क्या इतना बड़ा है कि जो उनके साथ बाराती आए थे उनको चिकन फ्राई नहीं मिला तो वो शादी करने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन उस घराती का, उस लड़की के पिता का क्या है, सम्मान नहीं है क्या? उसका सम्मान नहीं है कि अगर वो लड़की का पिता इतनी मेहनत से ना जाने कौन कौन से जतन करके अपनी बेटी की शादी करता है, तमाम आपके लिए व्यवस्थाएं करता है, और वहां पर चिकन फ्राई या खाने को लेकर के अगर बाहर हो जाए और आप कहें कि हम शादी ही नहीं करेंगे, तो आपकी सोच और मानसिकता क्या नहीं समझाती है कि सामने वाले का भी मान और सम्मान है। अगर हम इसी तरीके से बारात वापस लेकर के चले जाएंगे तो उसके मान और सम्मान का क्या होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात है, समाज में ऐसे ही जो राक्षस बैठे हैं, जो दुश्मन बैठे हैं ना समाज के, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज देते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो तमाम और लोग हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं कि चिकन फ्राई को लेकर के, कहीं थार गाड़ी को लेकर के, कहीं मोटरसाइकिल को लेकर के बारात ना ले जाने वाले दहेज लोभी, कि किसी माँ बाप उस लड़की के पिता और उसकी माँ के सम्मान और मान के बारे में अगर सोचे तो शायद इस तरीके का बर्ताव ना करें। उनको समझ में जाना चाहिए कि एक लड़की के पिता का भी मान सम्मान है, और अपने सारी मेहनत की कमाई जतन से वो इस तरीके की चीजें उपलब्ध कराता है कि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। आपको सहयोग करना चाहिए, वहां पर चिकन फ्राई नहीं खोजना चाहिए, अपना मान सम्मान नहीं खोजना चाहिए। लेकिन फिलहाल ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इमरान, इस पूरे मामले पर जरूर अधिकारियों से पूछेंगे कि क्या कोई बड़ी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, या फिर बताइए। दूसरी खबर यह है कि जो धामपुर मिल में आयकर विभाग का जांच पड़ताल चल रही थी, अब जांच पड़ताल जो है जो मिल के जीएम है उनके घर तक जा पहुंची है, और आयकर विभाग की 2 गाड़ियां जो है मिल के जीएम
के घर पहुंची है और वहां से जो कीमती कागजात थे और लगभग 4 से 5 घंटे की जांच पड़ताल में उन्होंने सारे जो जीएम के घर पर कीमती कागजात थे वो अपने साथ लेकर के वापस मिल पहुंच गई हैं। और पहुंचने के बाद वहां पर अंदर ही कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो कि मीडिया को नहीं बताया जा रहा है और ना ही पुलिस को कुछ बताया जा रहा है कि पुलिस, क्योंकि पुलिस से हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये हालांकि मामला क्या है जो कि इतना गुपचुप रखा जा रहा है और कोई मीडिया के सामने आयकर विभाग का अधिकारी या कोई भी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा मामला क्या है? तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है गुपचुप रखा जा रहा है और बताने को कोई तैयार नहीं है। और मील के जीएम तक, जीएम के घर तक जो है ये जांच जा पहुंची है। अभी आगे और क्या कार्रवाई होती है उसमें भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, जिस तरीके की ये रेड है, क्योंकि अगर सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड है तो कहीं ना कोई अनियमितता जरूर होगी और इतनी बड़ी तादाद में इतने दिनों से चल रही है तो शायद कुछ ऐसा खंगाल रहे, कुछ ऐसी जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी शायद जिसकी तलाश में जो आयकर के बड़े अधिकारी वो लगे हुए हैं और जुटे हुए हैं। तमाम दस्तावेज उन्होंने अपने साथ जरूर रख लिए हैं, लेकिन कब इस पर खुलासा होता है ये भी देखना होगा। इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा इमरान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र बस्ती से एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। जितेंद्र बताइए। बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई की जो फोटोज लगी थी, कहीं ना कहीं उनके जो फोटोज थे, उनका जो चेहरा है वो किसी तरह वो फाड़ दिया गया था। फिलहाल बीजेपी के जो विधायक है वर्तमान के, वहाँ के हरैया के, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी टैग किया और जो उन्होंने अधिकारी को भी इस बारे में जो है अवगत कराया। फिलहाल इस पूरे मामले में जब मामला बढ़ता हुआ देखा गया, कहीं ना कहीं हंगामा बढ़ता हुआ देखा गया, तो तत्काल पुलिस ने उसमें जांच पड़ताल किया और दो नाबालिग मासूम छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको बताया गया कि ये दोनों बच्चों ने जो है उस होर्डिंग को फाड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता है चंद्रमणि, उन्होंने भी साफ कहा है क्या छोटे बच्चे जो है इतनी बड़ी होर्डिंग पे कैसे पहुंच सकते हैं और उन बच्चों को किसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे को जो है फाड़ा जाए। फिलहाल अभी इसमें गुत्थी इसकी सुलझी नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार इसमें बाकी जो साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए करें, किसी तरीके से जो है ये पता चले कि किनके द्वारा या किन लोगों ने जो सरदार वल्लभ भाई की जो फोटोज है उनके चेहरे को ही क्यों वहां से गायब किया गया, क्यों उसे फाड़ा गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस अभी भी इसमें जांच करे, लेकिन पुलिस ने जो बच्चों को गिरफ्तार, सॉरी जो जो नाबालिग बच्चों को पुलिस ने पकड़ा है, उनसे पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्होंने फाड़ा है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि उतने ऊपर बच्चे पहुंचे कैसे। अखंड जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि तमाम जगहों पर देखा जा रहा है और एक नया ट्रेंड निकल करके सामने आ रहा है कि किस तरीके से जो ये अराजक तत्व हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये अपने घर की महिलाओं को, बच्चों को सामने कर देते हैं। और कश्मीर में देखा गया था और सॉरी, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर पत्थरबाजी होती है, वहां पर बच्चे आगे कर दिए जाते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही क्रम है कि जो नाबालिग बच्चे, उनको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये कहा नहीं जा रहा, मतलब अगर देखा जाए, अगर किया जाए क्रिएट या समझा जाए तो समझ में ऐसा आता है कि शायद जो शरारत थी जानबूझकर की गई, अराजकता फैलाने के लिए की गई। लेकिन जब ये पूरा मामला जब हाईलाइट हो गया और हाईलाइट होने के बाद इस पर मुकदमा दर्ज हो गया, कहीं ना कहीं पुलिस जांच हो गई, तो अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि बच्चों को आगे कर दिया गया और उनसे बुलवाया जा रहा है कि हमने ऐसा किया था। लेकिन सवाल यही है, क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आई, कौन है वो बच्चे, उसी इलाके के बच्चे हैं या फिर कुछ ऐसा इलाका है जहां पर इस तरह की घटनाएं कोई आम बात है या बीजेपी विरोध में इस तरीके की जाती है? क्योंकि देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए, वो बीजेपी का कोई नेता नहीं है, वो महान शख्सियत है, वो विभूति है हमारे देश की। और अगर उनके साथ इस तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है और खुद बीजेपी के विधायक इसके लिए शिकायत करते हैं, तो इस पर पुलिस जो जांच कर रही होगी वो तमाम एंगल को देखते हुए कर रही होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस तरह की घटना घटती है और तमाम जगहों पर ऐसे ही महिलाओं और बच्चों को आगे करने की बात की जाती है। इस मामले में क्या पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है क्या कि शायद किसी ने इस तरीके की जानबूझ के शरारत की है और जब उसको लगा कि वो फंस सकता है तो उसने बच्चों को आगे कर दिया है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात ये कहा सकता है कि जो नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे उतने ऊपर पहुंचे पहुंचे कैसे। और सबसे बड़ी चीज है, अगर जो है जो फोटो है वो अगर फट जाती है, वो फाड़ दिया गया है, किसी ने भी फाड़ा है, अगर बच्चे या कहें या जो भी अराजक तत्व का है, क्योंकि अगर बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, अगर वो एक्टिव नहीं होते, तो शायद मेरे ख्याल से पुलिस तत्काल जो इन बच्चों को अपने पास अपनी कस्टडी में नहीं लेती, उनसे पूछताछ नहीं करती और बच्चों द्वारा इस तरह की चीजें नहीं बताई जाती। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या मासूम बच्चे ही इसको तोड़े हैं या कोई और उसके पीछे था, या उनको कहा गया था कि इस तरह की चीजें करो? क्योंकि एक फोटोज को अगर आप हार देते तो समझ में आता है कि चलिए ठीक है, बच्चों के करामात है, मान सकते हैं, लेकिन लगातार एक के बाद एक फोटोज के साथ ऐसी चीजें होना तो स्वाभाविक बात है, कहीं ना कहीं शक के घेरे में स्वाभाविक बना हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अभी तक कोई बयान ऐसा जारी नहीं किया है कि किसके द्वारा ये किया गया हुआ है,
बीजेपी का साफ कहनामा है कि इसमें जो है, जो भी आसपास सीसीटीवी कैमरेज है, किसी भी तरीके से पुलिस जो इन चीजों को मॉनिटरिंग करे और ये खास तौर से निकाले कि ये पाड़ा किससे है। अब बच्चों से अगर करवा पाया गया तो किसने करवाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिलहाल बीजेपी के लोग लगातार एक्टिव है और इसमें कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। अखंड बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि देखिए महान विभूति है हमारे देश के और गौरव है हमारे देश का। लेकिन अगर इस तरीके की बातें आती हैं तो पुलिस को हर एंगल से जांच जरूर करनी चाहिए। और इसमें जो भी लोग, अगर कोई दोषी निकलता है, देखिए बच्चे मासूम होते हैं, अगर उनसे कोई गलती है तो उसे भले माफ कर देना चाहिए, पर अगर किसी ने जान के इस तरीके की शरारत की है, अराजकता फैलाने का काम किया है, तो उसके खिलाफ जरूर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर जांच में निकल करके सामने आता है कि बाद में किसी ने अपने बच्चे को खुद फंसते हुए देख करके बच्चों को आगे किया, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई बनती है। क्योंकि ऐसे तमाम तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं जहां पर महिलाओं को, बच्चों को आगे करने का एक नया ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। फिलहाल जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, और जांच के बाद अगर बच्चे ने मासूमियत की, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, उनको समझ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने शरारत की है और जानबूझकर बच्चों को आगे खड़ा किया है, तो उन लोगों को पता लगा करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। जितने इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अगर कुछ निकल करके सामने आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से जितेंद्र ने भी बताया, और देखिए तमाम राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं और विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर होते हैं, और यही काम हो भी रहा है। देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, वो बिहार चुनाव में जाकर के अब महागठबंधन के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी यादव के लिए उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया, और कहीं ना कहीं अपने उन्होंने प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो शेयर किए, कंटेंट शेयर किए, और खेसारी की जीत के लिए उन्होंने बोला कि जो वहां के लोग हैं वो दिल खोल करके वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके मन में, वो कहती है अम्बेडकर हैं, मन में दलित है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, उनका एक भी सांसद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो बिहार में जा रही हैं और वहां पर वो जा करके महागठबंधन के खिलाफ बात कर रही है। लेकिन उनको दलितों से कोई लेन देना नहीं है, वो बीजेपी के लिए मोहरा बन करके वहां पर काम कर रही है, बीजेपी को जिताने का काम कर रही है। इस तरीके की बातें की है। लेकिन साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि किसी भी प्रकार के, किसी के बहकावे में ना आए दलित, और बीएसपी को ही वोट करें। और लेकिन उनकी रणनीति साफ तौर पर 9 अक्टूबर की रैली के बाद से कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो जो साइलेंट मोड में नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं एकदम एक्टिवेट मोड में नजर आ रही है, और लगातार बैठकों का दौर जारी है। एक के बाद एक लगातार बैठकें कर रही हैं। अपने सीनियर नेताओं के साथ बैठक उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम भाईचारा समाज की बैठक की, उसके बाद पिछड़ा समाज की बैठक की। तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो बैठकों का दौर जारी है बसपा सुप्रीमो की तरफ से, वो कहीं ना कहीं 2027 की चुनावी जो उनकी नैया है उसे पार लगाने के लिए देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दो ही पार्टी बची थी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, अब इसमें थर्ड पार्टी जो बीएसपी एक मजबूत पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई जनाधार को वापस पाने के लिए लगातार बैठकों को बैठक पर बैठक कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि बसपा सुप्रीमो ने एक बात बोली है कि अगर दलित और मुस्लिम साथ आ जाएंगे तो बीएसपी को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सबसे बड़ी बात है, यही नहीं उन्होंने बोला, उन्होंने एक बात और भी बोली है कि दलित और मुस्लिम साथ आएंगे तो सवर्ण खुद ब खुद उनके साथ चला आएगा। तो कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा प्लान तैयार कर रही है, और 2027 के लिए अपनी नैया पार लगाने के लिए बसपा सुप्रीमो पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और साफ तौर पर वो जानती हैं कि किस तरीके से लगातार एक के बाद एक चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और उनकी पार्टी को खत्म पार्टी का दर्जा देने वाले की बात कही जा रही है, उनकी पार्टी को खत्म जैसी बात की जा रही है। और जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ लगातार भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसपी अब अपने आप को पूरी तरीके से 2027 के चुनावी रण में, मैदान में अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंकना चाहती है, और जानती है कि ये एक अच्छा मौका है। अगर 2027 के चुनाव में अगर उसने जीत हासिल की तो कहीं ना कहीं जो उसका खोया हुआ जनाधार है वो वापस आ जाएगा, और एक बार फिर से बसपा की जो पैठ है जो बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं वापस आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं विकल्प जो चाहिए, जो बीजेपी को नहीं चाहते, जो समाजवादी पार्टी को नहीं चाहते, शायद ये कारण है कि बसपा सुप्रीमो इस वक्त अपनी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, और चाहती है कि कहीं ना कहीं वो इस रणनीति के तहत काम करें और
बीएसपी को आगे लेकर के जाएं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि बसपा सुप्रीमो की जो रणनीति है, जो लगातार बैठकों का दौर है, वो कितने हद तक बीएसपी को फायदा पहुंचाता है और क्या कुछ 2027 में कमाल कर पाता है। फिलहाल पीडीए जो है समाजवादी पार्टी का, वो एक बड़ी दिक्कत बनता जा रहा है बीजेपी के लिए, और शायद यही कारण है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि बिहार चुनाव के बाद बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी को अपना नया चीफ मिल जाएगा। लेकिन बड़ी समस्या है कि बनाए तो किसे बनाए, ब्राह्मण समाज से बनाए, पिछड़ा समाज से बनाए, दलित समाज से बनाए। सबसे बड़ी बेचैनी बीजेपी के पास है, सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जिस तरीके से पीडीए ने बीजेपी को पीछे करने का काम किया है और पीडीए का जो नारा है कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच पाया है, और यही कारण है कि जिस यूपी में जो जहां पर बीजेपी ने परचम लहराया था, चाहे 2 विधानसभाओं की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, वहां पर पिछड़ती हुई नजर आई और वहां पर बाजी मारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। सबसे अधिक सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जीती। तो कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए। अब देखना होगा कि कैसे इस चैलेंज से पार पा पाती है बीजेपी। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।